हेलो स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका साइंस का चैप्टर 2 जो है, मतलब साइंस के फिज़िक्स का चैप्टर 2। वैसे तो चैप्टर 2 नहीं है ये। तो फिज़िक्स का ये जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसका मैंने पीडीएफ भी आपको दे दिया था, आपने नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर आपका है फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमें बेसिकली किन किन बातों, जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देना है वो किन बातों पे। पहला तो फोर्स और उससे होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं या उससे होने वाले जो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं किसी भी बॉडी पर फोर्स लगने से। और सेकेंड थिंग क्या है आपका, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इन दोनों के लॉज ऑफ मोशन का मतलब देखो, पिछले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा है कि जो मोशन होता है वो किस तरीके का होता है, मोशन होने से कौन कौन सी चीज़ें उसमें और ऐड होती हैं। लाइक मोशन होता है तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है तो साथ में एक डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में जब मोशन हो रहा है कोई, तो मोशन के बारे में क्या लॉ वो फॉलो करके चलता है, ये हमें देखना है यहाँ पे। देयर आर 3 लॉज, ठीक है, जैसा कि अभी सुने होंगे 3 लॉ हैं मोशन के बारे में। कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं, जो बारी बारी से हम उसके बारे में समझेंगे, फोर्स के बारे में समझेंगे। इनिशियली माना पता है क्या गया था? इनिशियली ये माना गया था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो नेचर होता है वो स्टॉप में होने का होता है। स्टॉप का मतलब कि रेस्ट में रहने का उसका नेचर होता है, कि चाहता है कि मैं हमेशा रेस्ट में रहूं, और जब उस पर कोई फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, मोशन में आ जाता है। ऐसा ही स्टार्ट में माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली में कोई रेस्ट में हमेशा नहीं रहना चाहता। यहाँ पे जो मैटर होता है वो फोर्स का होता है। मैटर हमेशा किस चीज़ का होता है? फोर्स का होता है, कि फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के कंडीशन को, या स्टेट बोलते हैं, स्टेट को चेंज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे किसी फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा कि ऐसे ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, ये रेस्ट में ही रहना चाहने का मतलब ये है कि ये रेस्ट में ही रहेगा। आप अगर इस पर कोई 3 चीज़ मैं बोल रहा हूँ, या इसको पुश कर दो या हिट कर दो, ठीक है, और या पुल कर दो। पुल का मतलब खींचना होता है, तो पुश करो, हिट करो या पुल करो, इन तीनों ही कंडीशन में इसके जो पोजीशन है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टेट क्या चेंज हो जाएगा? पहले तो ये रेस्ट में था, तो रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, बात ये समझनी है आपको। कब ऐसा हुआ? जब हमने कोई पुश किया इसको, या हिट किया, या इसको पुल किया, तो इन तीनों ही कंडीशन में रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो ये जो हमने लगाया है, ये जो हमने पुश हिट पुल ये जो किया है, यही जो तुम्हारा दिखा रहा है इफेक्ट इस पर, यही कहलाता है फोर्स। फोर्स इज़ नथिंग, फोर्स जस्ट पुश पुल। ठीक है, पुश पुल रिज़ल्ट है किसी भी बॉडी पे पुश और पुल का, जो हमें किस फॉर्म में दिखता है, या तो रेस्ट से मोशन के फॉर्म में दिखता है, या मोशन से रेस्ट के फॉर्म में भी दिखता है। कैसे रेस्ट, मोशन से रेस्ट के फॉर्म में? ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से ही हमेशा मोशन में जाएगा, मोशन से रेस्ट में भी जाता है। कब? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। अब मूविंग कंडीशन में आप सामने से उसको क्या कर दो, फोर्स लगा दो। छोटा सा ऑब्जेक्ट लो और सामने से क्या कर दो, फोर्स लगाने का मतलब है कि ऐसे खड़े हो जाओ और उसको ऐसे ढकेलना चालू करो, तो धीरे 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 उसके क्या आ जाएगा, उसके स्पीड में ये इस साइड जा रहा है मान लो, और आपने क्या किया, इधर ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगा ना मोशन से। बात ये समझने वाली है। तो रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट, दोनों ही चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन होता है? फोर्स होता है। ठीक है, अब बात समझने वाली ये है कि जो फोर्स है वो एक्चुअली में लगता तो बॉडी पे, चलो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक बात समझना बहुत ध्यान से, कि ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाओ और बॉडी मूव ही कर जाए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्स लगाओ और बॉडी मूव। और एक ऑब्जेक्ट पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही फोर्स लगे, एक से ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, आगे से पीछे से लग जाए, ऊपर से नीचे से, हर तरीके तरफ से फोर्स लग जाए, तो वो तुम्हारा क्या होगा,
वो भी एक कंडीशन क्रिएट करेगा कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं। ये चीज़ भी समझने वाली है। तो इस बेस पर दो कैटेगरी में बांटा गया फोर्स को। एक बांटा गया बैलेंस्ड फोर्स और एक बांटा गया अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये दोनों चीज़ें समझने वाली हैं। देखो, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है। बैलेंस्ड फोर्स पहले हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, आप इस पर क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो इधर से। मैं इसमें ना अभी और थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। डिटेल का मतलब कि डीप में जाऊँगा तो समझना कई सारी चीज़ें आएंगी। चलो, एक फोर्स इधर से मैं लगा रहा हूँ और एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने केवल दो फोर्स ऐसे दिखाया, एक F और ये भी F। दोनों फोर्स का अमाउंट इक्वल है। दोनों फोर्स का अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो दोनों फोर्स का अमाउंट इक्वल होने की कंडीशन में आप इतना तो कॉमन सेंस से बता दोगे क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर रहा है, पहली बात, क्योंकि इसके इफेक्ट को ये क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। भाई जितना फोर्स इधर से लगा रहा है उतना इधर से लगा रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो ये होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने भी फोर्स लगा दें, अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, रेस्ट ही कंडीशन में है, तो वो सारे के सारे फोर्सेस कैसे कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया कि इसकी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, फोर्स लगाओ। अब एक बात समझो, कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि तुम एक फोर्स लगाते हो इधर से, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। जैसे बड़ा सा पत्थर, बड़ा पत्थर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े पत्थर पे आप कितना ही फोर्स लगा दो, पहाड़ वाले पत्थर, तो वो कभी भी क्या करेगा, मूव नहीं करता। मूव नहीं करेगा तो फोर्स लगा रहे हो, और उधर से तुम्हारे इधर से कोई फोर्स दूसरा तो लगा भी नहीं रहा है, तो तब क्यों नहीं मूव कर रहा है। एक साइड से तो किधर भी फोर्स लगाओ तो मूव कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मूव कर रहा है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इधर से भी फोर्स लग रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फोर्स का नाम। देखो, किसी भी, अब ये बता चुका हूँ मैं पिछले चैप्टर में, किसी भी फोर्स और किसी भी ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है ना, मोशन के अपोजिट या टेंड्स टू मोशन, जिधर मोशन होने वाला उसके अपोजिट सरफेस। तो इस फोर्स का नाम क्या था, याद होगा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक के रखा हुआ है। अब जब तक हम इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। बात साफ। तुम जितना भी फोर्स लगा दो, जब तक तुम इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये मूव नहीं करने वाला। ये बहुत बड़ी बात। जैसे ही तुम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स करोगे, मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात। तो ऐसा नहीं होता कि तुम एक साइड से फोर्स लगा रहे हो तो कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरे उधर से फोर्स नहीं है, फिर भी नहीं है, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। और यही दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल, और दैट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस फोर्सेज हैं जो लग रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे, एक चीज़ और मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देना, यहीं पे बताता हूँ नीचे। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक चीज़ समझिए, इसका नीचे की साइड कुछ फोर्स लग रहा होगा, बहुत बार बताया हूँ। अच्छा, ये मोशन चैप्टर में तो नहीं था ना, हाँ चलो ठीक है, ये आगे मिलेगा, तो अभी समझ लो। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है जो होता है mg। अच्छा बोलो सर mg फोर्स है, यस mg फोर्स है, जो ये वेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट। और ये एक टाइप का क्या होता है, फोर्स होता है। हमेशा याद रखिए, ये लाइन दिमाग में छाप लेना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड्स मतलब ग्राउंड की तरफ एक फोर्स लगाता है जो हमेशा उसके खुद के वेट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है mg, m मास जो भी होगा। इसको दिमाग में छाप लो एकदम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स हमेशा एक फोर्स लगाता है जो उसके खुद के वेट के क्या होता है, इक्वल होता है, खुद के वेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब ऊपर से फोर्स लग रहा है तो क्यों नहीं ये नीचे गया, बात तो ये आती है, नीचे चले जाना चाहिए था। टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो, तो वो नीचे क्यों नहीं चला जाता। तो बोलोगे सर वो रखा होता है उस पर क्यों चला जाएगा, अरे चले जाना चाहिए था ना, ग्राउंड तक तो जाएगा, फिर भी नहीं आता। रीज़न, क्योंकि जिस भी वो चीज़ पे रखा होता है
वो कांटेक्ट सरफेस हमेशा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसका नाम होता है रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? अब जब तक ये टेबल पे रखा है या जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट तुम रख लो, जब तक वो उस पर टिक जा रहा है तब तक ये दोनों इक्वल है। क्या? W और रिएक्शन फोर्स ये दोनों इक्वल हैं, F = R होगा। लेकिन कब? इन केस ऑफ रेस्ट कंडीशन। इन केस ऑफ रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन के केस तक तो F = R होगा। लेकिन अब सोचो एक टेबल है, उसकी एक कैपेसिटी तो होगी ना, कुछ भी रख दोगे तो ढल जाएगा। तो एक ऐसा चीज़ तुमने रख दिया जो तोड़ दिया इसको। तोड़ देने का मतलब क्या हो गया पता है? ये जो इसका वेट है वो इसके रिएक्शन से ज़्यादा हो गया, और जैसे ही ज़्यादा होगा अनबैलेंस हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो यही अब अनबैलेंस पे आ जाते हैं कि अनबैलेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब तुम इधर से और इधर से फोर्स लगा रहे हो, फोर्स एक से ज़्यादा ही है, इधर से F1 और इधर से F2। तो F1 अगर ग्रेटर देन F2 है, F1 की वैल्यू ज़्यादा है F2 से, तो बताओ ये किधर मूव करेगा? बताओ राइट कि लेफ़्ट? सबका आंसर आया होगा राइट। ऑब्वियसली जिधर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है उधर ही ये क्या होगा? जाने लगेगा। ठीक है, तो बात ये समझनी है। तो अनबैलेंस का मैंने यहाँ भी एग्जांपल आपको दे दिया कि अगर ये ज़्यादा हो जाए वेट तो नीचे चला जाएगा, तो अनबैलेंस फोर्स है। यहाँ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, अनबैलेंस फोर्स है। यहाँ पे अगर F1 ज़्यादा लग रहा है तो इधर चला जाएगा, अनबैलेंस फोर्स है। तो मुझे एक आंसर दो कि बैलेंस कंडीशन में मोशन होगा कि अनबैलेंस कंडीशन में मोशन होगा? मोशन किस कंडीशन में होगा? बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में? सबका आंसर आ गया होगा अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन हमेशा कौन सी कंडीशन में होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, इसका मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन के पीछे मत भागना, वो तो मैं नोट्स दे दूँगा, आप छाप लीजिएगा आराम से। डेफिनेशन तो कर समझ में आ गया तो फिर डेफिनेशन याद करना आसान हो जाएगा। इतना तो आप लोग बना ही लोगे। तो समझ में आ गया होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस, अब एक टर्म आता है एल्जेब्रिक सम। मैंने वेक्टर एनालिसिस आपको करवाया था थोड़ा बहुत मोशन चैप्टर में, प्लस माइनस का कुछ। तो अब देखो यहाँ पे इसका एक टर्म आएगा एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ये समझ लो। देखो इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, algebraic sum of all will be 0। algebraic sum हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब बताता हूँ कैसे। एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर से लग रहा है F1, इधर से लग रहा है F2, ठीक है। तो समझना है अलजेब्रिक सम का मतलब अगर F1 + F2 करोगे तो आएगा किसके इक्वल? 0 के इक्वल आएगा। अब लोग सिर्फ प्लस कर रहे हैं तो 0 कैसे आ जाएगा? देखो कैसे आएगा, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यहीं ऊपर दे रहा हूँ। मान लो मैंने क्या किया, इधर से लगाया 5 न्यूटन और इधर से भी लगा दिया 5 न्यूटन, ठीक है। अब एल्जेब्रिक सम का मतलब ही समझा रहा हूँ। तो मतलब क्या होगा कि अब इसको सम करता हूँ मैं, तो सम करूँगा तो मैं लिखता हूँ F1 + F2 = F1 ये है, F2 ये है। F1 कितना? 5 प्लस, एक बात समझो, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर मैंने इधर वाले को पॉजिटिव लिया तो इधर वाले को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी साइन के साथ समझी जाती है। अगर एल्जेब्रिक सम की बात आए तो एल्जेब्रिक सम तुम्हारा 5 - 5 कितना आ जाएगा? 0। और 0 आते ही इसका मतलब ये दोनों बैलेंस फोर्स हैं, जबकि और ये रेस्ट कंडीशन में होगा। तो पहला चीज़ मैंने क्या लिख गया कि विल बी 0 और विल नॉट बी 0। नॉट बी 0 कब हो जाएगा? जब यहाँ पे क्या लग जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। तो इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स एल्जेब्रिक फोर्स ऑफ ऑल विल नॉट बी 0, और बैलेंस फोर्स में क्या होगा? विल बी 0। ये बात समझ में आती है? ओके गुड। अब ये आज के लिए मैंने जो समझाया वो इतना आपको समझना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में हुआ। अगले वीडियो में हम आगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।